वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नॉवेल्स। सो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक बेहतरीन नॉवल वहशत इश्क अज़ वाहिबा फ़ातिमा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। पास मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप नॉवल जो है खुद रीड करना चाहते हैं तो आवाज़ को म्यूट करें और नॉवल पे खुद रीड करें। वहशत इश्क अज़ वाहिबा फ़ातिमा। पूरी यूनी उन्हें बैड बॉयज़ के नाम से जानती थी या फिर थ्री डेविल्स। इतनी ही रेपुटेशन ख़राब थी उनकी। अमीर तरीन अरबों के मालिक माँ बाप की बिगड़ी औलाद, ऊपर से तीनों शैतान सगे भाई। वो कौन सी बुराई थी जो इनमें मौजूद नहीं थी। इनकी टी शर्ट्स पर भी अक्सर यही लोगो होता, इफ़ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। शाहवीर सुल्तान सबसे बड़ा, बुराइयों में भी सबसे आगे। जालिम, अजियत पसंद, चीखें सुनकर सुकून हासिल करने वाला, मामूली गलती पर नौकरों की चमड़ी उधेड़ने वाला। शामिर सुल्तान बदतमीज़, मुँहज़ोर, ज़िद्दी, हरदरम और फेवरेट मशगला लड़कियों से दोस्ती करना और टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक देना। शाज़िर सुल्तान मगरूर, घमंडी, सबसे बढ़कर बेहिस। दुनिया की जो चीज़ पसंद आ जाए उसे हर कीमत हर हाल में हासिल करने वाला, सबसे छोटा पर सबका बाप। तीनों अपने स्टाइल से अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, इस बात से बेखबर कि इनकी ज़िंदगियों में इश्क दीमक की तरह आएगा, इनकी कमर तोड़ने, इन्हें झुकाने, इनका गरूर खाक में मिलाने, इनको तबाह करने। वीर अपने ऑफिस में स्टाफ पर धार रहा था। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई शामिर सुल्तान को पैसे देने से इनकार करने की? ज़रा मुझे भी तो पता चले। सर इनकार नहीं किया था, मेरी मीटिंग से बाहर आने तक वेट करने का भी क्यों कहा? हाउ डियर यू इडियट्स। सर वो 10 लाख मांग रहे थे। मैनेजर फिर खुक्या गया। शामिर सुल्तान के सामने तो बड़े बड़ों की बोलती बंद होती थी, वो तो फिर बेचारा मस्कीन सा मैनेजर था। हाँ तो तुम्हारे बाप के माल में से तो नहीं मांग रहा था ना? 10 करोड़ मांगता फिर मेरा वेट करते। अब दफ़ा हो जाओ, जाकर खुद उसे चेक देकर माफ़ी मांग कर आओ। नाराज़ होकर मेरी वाले फार्म हाउस गया होगा। वीर ने दांत पीसे। मैनेजर अपने केबिन तक जाने लगा कि फिर वीर सुल्तान की धार पर टांगे कांपी। गेट लॉस्ट राइट नाउ। वो खौलते दिमाग को दहकती कनपट्टियों समेत अपने शानदार ऑफिस में दाखिल हुआ और चेयर पर बैठकर कनपट्टियां सहलाने लगा। कानों में फिर जानी पहचानी आवाज़ें गूंजी। दूर कहीं बचपन में गया। शामिर और शाजिर साइकिल से खेलते हुए गिर गए थे। वो भी पास ही फुटबॉल से खेल रहा था जब ज़ैब की आवाज़ कानों में गूंजी। वीर, ये क्या तरीका है? देखो तुम्हारे दोनों भाई साइकिल से गिर गए हैं, उन्हें कितनी इंजरीज हुई हैं। तुम ऐसे कैसे मैंने कितनी मर्तबा कहा है इनका ख्याल रखा करो, और तुम्हें ही इनका ख्याल रखना है हर हाल में, मैं चाहे हूँ तुम्हारे पास या फिर नहीं। और तुम्हें पता भी है कि मैं बोर्डिंग जा और तुम्हें पता भी है कि बोर्डिंग जाओगे तुम सबसे बड़े भाई हो, हम सबसे दूर रहोगे तीनों, तो वहाँ छोटों का ख्याल कौन करेगा? ओके ज़ैब, वो गहरा मुस्कुराया और गाल का खूबसूरत डिम्पल वाज़ेह हुआ। ये डिम्पल तीनों भाइयों ने ही अपनी माँ से चुराया था। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इन गधों का ख्याल रखूँगा, खुद से भी ज़्यादा, वो कहता हंसता चला गया। जब अर्जी भी इनके करीब आई, ज़ैब भी हंसने लगी। वो तीनों इनके पास आए जो साइकिल से गिरकर अब रोते बसूरते अभी सुल्तान मेंशन की तवील और अरीज लॉन की ज़मीन पर ही गिरे हुए थे। वीर ने समी को आवाज़ दी, वो भाग कर फर्स्ट एड बॉक्स लाया। वीर ने इनकी इंजरीज पर सैनिटाइजर लगाया, ज़ैब ने आइंटमेंट लगाई। अब वो तीनों भाई ज़ैब और अर्जी के साथ लॉन में खेल रहे थे और इनकी खिलखिलाहटें पूरे सुल्तान मेंशन में गूंज रही थीं। जब अचानक ये खिलखिलाहटें दिलदोज़ चीखें और मातम में बदली थीं। वीर ने झट वहशत से भरपूर सुर्ख आंखें खोली थीं। ये तो 12 साल पुरानी बात थी। अब तो वो खूबसूरत डिम्पल कहीं खो सा गया था, क्योंकि आज तक कभी किसी ने शामिर सुल्तान को हंसते या मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा, ना यूनी में ना अब, जब वो 2 साल से हातिम सुल्तान के साथ मिलकर सुल्तान इंडस्ट्रीज़ को आसमान की बुलंदियों तक ले गया था। वीर सीधा हुआ, फ़ोन मिलाया। समी ने फ़ोन अटेंड किया। समी, कुछ पता चला? नहीं सर, मगर अगर वो पाताल में भी छुप कर बैठा हुआ तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसकी पूरी नस्ल तबाह करूंगा। तुम बस पता लगाओ इसका, और इसकी नस्ल का क्या करना है वो बस मुझ पे छोड़ दो। वीर का सरसराता रह जा। कोई भी कमज़ोर दिल का इंसान होता तो उसकी रूह, अगर सामने समी था जो वीर की वहशतों से बाखबर था। वो सोफे पर बैठा, बबल गम चबाता, पाँव टेबल पर रखे झुला रहा था। अजीब औल जलौल सा हिलिया था। ब्रांडेड घुटनों से फटी जीन्स की ब्लू पैंट
वाइट टी शर्ट में उभरता चौड़ा कसरती जिस्म और बालों की 1 इंच लंबी पोनी बनाए बेनियाज सा लॉन्च में बैठा था। इस हुलिये के बावजूद बेतहाशा हैंडसम लग रहा था। कुछ बबल जब आते कातिल सौ कातिल सा डिम्पल बार बार गाल पर उभर का मालूम हो जाता। 2 लड़के दोस्त और 3 लड़कियां जो पास ही बैठी थीं वानी का हिस्सा मुस्कुरा रहे थे। इसके बिल्कुल सामने मैनेजर चेक हाथ में लिए सर झुकाए खड़ा था और अभी भी माफ़ी मांग कर हटा था। उसे शामिर सुल्तान से माफ़ी मांगने और चेक देने इस्लामाबाद से मरी आना पड़ा था, वो भी मीर सुल्तान के पहुंचने से 5 मिनट के अंदर अंदर। मगर शामिर सुल्तान की बेनियाजी थी कि कम होने में ही नहीं आ रही थी। सर प्लीज़, मुझसे मिस्टेक हो गई, आइंदा आइंदा यकीनन तुम्हें मुझसे उलझने से पहले अपनी इंसल्ट 1000 मरतबा याद आएगी। नाउ कीप इट ऑन टेबल एंड गेट लॉस्ट। मैनेजर को अपनी खुलासी होते नजर आई तो चेक टेबल पर रखा और वहां से तीर हुआ। जैन ने चेक उठाकर मीर को थमाया। इसने तंजिया से मुस्कान के साथ बाहर दरवाजे की जान देखा और चेक पॉकेट में डाल लिया। दिल में वीर से कहा, लव यू ब्रो। मीर, तुम बिजनेस कब ज्वाइन कर रहे हो ब्रो के साथ? अब तो लंदन से एमबीए भी कर आए हो, जैन ने पूछा। मैं तो कह रहा हूँ ज्वाइन करूँ, पर वीर ने कहा है अभी कुछ अरसे लाइफ एंजॉय करो। सारी लाइफ पड़ी है इन झंझटों के लिए। मीर ने बेनियाजी से कंधे उचकाकर कहा। ओह खुदा ऐसा बिग भाई सबको दे, जैन ने कहा तो हंस पड़ा। हाँ वाकई ये तो है। ओके लेट इट गो एंड स्टार्ट द पार्टी। शाजिर, व्हाट इज दिस यार, दानिश चिल्लाया। व्हाट? अब मैंने क्या किया? शाजिर लापरवाही से बोला। यार मैंने रिदा वाली बात तुम्हें बताई थी कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है और तुमने पूरी यूनी को बता दी। इसे इतनी इंसल्ट फील हो रही थी कि वो अब भी यूनी नहीं आ रही। हाँ तो क्या, वैसे तो बड़ी हाजन बनती है ये बड़े बड़े लेक्चर्स तुम में इंटरेस्टेड लेने से पहले सोचती। अब क्यों इंसल्ट फील हुई? वैसे भी इन अंग्रेज़ों के बीच उसे क्या इंसल्ट फील होनी है? वो लंदन में अपने भाइयों की तरह एमबीए के लिए इस यूनी में था और आका आप ही के पास रहता था। यार तुम क्यों इतने बेहिस हो? तुम्हें किसी को भी हर्ट करते, किसी के इमोशंस के साथ खेलते ज़रा भी एहसास नहीं होता? नो। शाज़े भी ढीठ था, इब्ने ढीठ था, आराम से बोला। तो मैं दुआ करूँगा कि तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा हो कि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स और इमोशंस आ जाएं, वो भी बेतहाशा, ताकि तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस का एहसास हो। और वो दिन कभी नहीं आएगा। वो फिर लापरवाह सा बोला। मैंने दुनिया में जो चाहा उससे पाया, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है या किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश हो जो मेरी दस्तरस में ना हो। इसलिए ही शायद मेरे दिल में किसी भी चीज़ के लिए फीलिंग्स ही नहीं है। वो बड़े इत्मीनान से दानिश को अपनी बेहिसी की दास्तान सुना रहा था। दानिश पाँव पर रखता वहाँ से वॉकआउट कर गया। वो हैंडसम गहरा सा मुस्कुराया और उसका डिम्पल देखकर कई मगरबी दिल इसके कदमों में गिरे आकर। मगर इसके चेहरे पर हमेशा की तरह नो लिफ्ट का बोर्ड देखकर किसी में इसके करीब आने की हिम्मत तक न हुई। परी बाबा ने सहन में दाखिल होकर आवाज़ें दी। जी बाबा, बोले। वो किचन में मसरूफ से अंदाज में रोटी बनाती बोली। वो किचन में ही चले आए। इधर आओ। बाबा ने उसे बाजू से पकड़ के किचन से बाहर निकाला। वो अरे अरे कहती रही, मगर उन्होंने चूल्हा भी बंद कर दिया। सैलरी मिली है आज? जो मेरी गुड़िया ने ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, मार्केट जाकर वो लेकर आते हैं, इसीलिए जल्दी आ गया हूँ। अब चलो। मगर बाबा, कोई अगर मगर नहीं। चलो, मैंने तुम्हारी माँ को बता दिया है, हम जा रहे हैं। चलो स्कार्फ वगैरह लेकर आओ। इसने से फरोजी सूट पर अच्छे से स्कार्फ से खुद को ढांपा और हजाब लिया। दूधिया रंगत, नरम नाजुक वजूद, तीखे नकुश पर चेहरा, नूर चेहरा और भूरी गजारी आंखें। इसकी तो माँ उसे नज़र भर कर नहीं देखती थी कि कहीं इसकी गुड़िया को नज़र न लग जाए। वो घर से निकले। बड़े से शॉपिंग मॉल के सामने हाफिज सईद ने मोटरसाइकिल रोकी। बाबा, ये वो हैरान हुई, इतने महंगे शॉपिंग मॉल में इनका क्या काम? वो जो तुमने मुझे किताब बोली थी वो यहीं से मिलेगी, मैंने पता किया था, इसीलिए पहले मेरी गुड़िया की बुक फिर कोई और चीज़। ओके। वो बेतहाशा खुश हुई। दोनों अंदर की जाने बढ़े। आज शाविर अपनी ज़रूरी चीज़ें लेने मॉल आया था। समी साई की तरह इसके साथ रहता था, इसीलिए अब भी साथ था। वो अपने लिए ब्रांडेड वॉच सेलेक्ट कर रहा था जब ग्लास की इस पार नज़र उठी और पलटना भूल गई। वो फ़िरोज़ी सूट में आसमान से उतरी कोई पाकीज़ा आसमानी मखलूक ही लग रही थी। एक बुजुर्ग के साथ था। शावी की नज़र इस पर से हट नहीं रही थी। वो किताबें बड़े महूसी किताबें देखने में मगन थी। यूँ लगता था कि फ़ेयरी टेल से निकलकर कोई फ़ेयरी किताबों में अपने प्रिंस को ढूंढ रही हो। वो हमेशा से किसी ऐसे चेहरे की ही तलाश में था।
बारहा इसका इज़हार ख़याल अपने बेस्ट फ्रेंड साहिर से कर चुका था। जब साहिर इसकी तन्हा उजाड़ ज़िंदगी को देखकर फ़िक्रमंद होता और उसे शादी करने का कहता, वे यही कहता कि जिस दिन उसे कोई ऐसी मिल गई जिसे पहली नज़र में देखकर वो दोबारा इससे नज़र हटा ना पाए, जिससे पहली नज़र में देखकर उसे ऐसा लगे कि वो सिर्फ शाविर सुल्तान के लिए है, शाविर सुल्तान के लिए बनाई गई है, तो वो बिल्कुल देर नहीं लगाएगा उसे अपना बनाने में। शाविर के दिल की दुनिया तहबाला हो रही थी। यूं लगता था जैसे बरसों के भड़कते सुलगते दिल पर ठंडे ओस के छींटे फेंके गए हों, जैसे किसी बीमार को बेवजह करार आया हो, जैसे तपते सहराओं में बादे नसीम चली हो। समी ने अपने मालिक को किसी एक जगह महवत नोट की तो बड़ी हैरत से इसकी नज़रों के ताक़ुब में ग्लास के पार देखा। एक नज़र देखकर फ़ौरन नज़र हटाई। दिल में शुक्र अदा किया क्योंकि अपने मालिक की 26 साल ज़िंदगी में पहली मर्तबा उसे किसी लड़की को घूरते देख रहा था। नहीं तो वीर तो उसे इंसान लगता ही नहीं था, को मशीन या फिर इंतकाम का भड़कता आग का गोला। समी, वीर ने पुकारा। जी जी सर। वो सामने लड़की देख रहे हो, फिरोजी सूट में, शायद अपने बाबा के साथ है। जी सर, देख ली। मुझे अपने ऑफिस पहुंचने से पहले इसकी डिटेल्स अपने टेबल पर चाहिए, समझ रहे हो ना? जी सर, हो जाएगा। अब शाहवीर हर काम छोड़कर इत्मीनान से अपने जैकेट में हाथ डाले उसे देखने में मसरूफ़ था। किताब का स्टॉक तो ख़त्म हो गया है, यहाँ से भी वो शॉर्ट हुई है किताब, मगर हमारे पास और मौजूद है स्टॉक। आप कल 10 बजे दोबारा आ जाना लेने, दुकानदार ने कहा। परिया के चेहरे पर सख्त मायूसी छाई और उस चेहरे की ये उदासी किसी से छुपी ना रही बल्कि उससे बेचैन कर गई। पापा अब क्या करें? वो रुहान सी हुई। कोई बात नहीं बेटा, जहाँ इतने दिन सब्र किया वहाँ एक दिन और सही। कल संडे है, वैसे भी मैं तुम्हें 10 बजे ही ले आऊँगा। ओके बाबा, चलें फिर। वो बाबा के साथ वहाँ से निकलती चली गई। शाविर सुल्तान की नज़र ने दूर तक इसका ताक़ुब किया, मुबहम सा मुस्कुराया। समी ने बेहद हैरत से बरसों बाद इसका वो डिम्पल देखा जो बचपन के वीर के साथ कहीं खो सा गया था। समी फ़ौरन इनके पीछे भाई की जानिब लपका। इनके जाने के बाद वो किताबों की शॉप पर आया और भला शाहवीर सुल्तान को वहाँ कौन नहीं जानता। जी सर, हुक्म। वो लपक कर इसके इस्तकबाल को बाहर आया। अभी वो मैडम क्या खरीदना चाहती थी? इसकी शॉप पर सिर्फ वही थी जो दुकानदार समझ गया कि वीर किसकी बात कर रहा है। वो सर, वो एक बुक लेने आई थी जो कि शॉर्ट है, हमारे पास स्टॉक मौजूद है मगर वो कल को मिलेगी। उनको बोल दिया है कि कल 10 बजे आकर ले जाएं। गुड। ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, पूरे स्टॉक की कीमत ले लो। इसके आने से पहले स्टॉक की एक भी बुक नहीं निकलनी चाहिए। इसके जाने के बाद चाहे बाकी सेल कर देना। वो लापरवाही से बोला। दुकानदार की बेतहाशा हैरत से आंखें फैल गईं, मगर शाविर से सवाल जवाब का मतलब अपनी शामत बुलाना था, इसलिए खामोशी से क्रेडिट कार्ड थाम लिया। मैडम तो कुछ ज़्यादा ही किस्मत वाली हैं जो शाविर सुल्तान मेहरबान हुआ है, दुकानदार ने दिल में सोचा। वो अपने ऑफिस में पहुंचा था और अब बेचैनी से समी का इंतजार कर रहा था। 1 घंटे बाद ही वो एक फ़ाइल हाथ में थामे इजाज़त लेकर वीर के ऑफिस में दाखिल हुआ। फ़ाइल टेबल पर रखी, वीर ने एक नज़र फ़ाइल को देखा और फिर समी को। मुझे तुम्हारे मुंह से सुनकर ज़्यादा अच्छा लगेगा समी, तुम्हारी होने वाली मैम के बारे में। नाम परिया सईद, वालिद का नाम हाफिज़ सईद और वालदा का नाम रबिया बेगम। इधर से जो गर्ल्स कॉलेज है, इससे आगे एक छोटी मगर साफ़ सुथरी बस्ती है, वहाँ पे 3 कमरों का एक घर है। एड्रेस भी ले आया हूँ। मैम इकलौती हैं, बाबा सरकारी ऑफिस में क्लर्क हैं, बीएससी के थर्ड सेमेस्टर में है। गुड। और कोई ख़ास बात? नहीं सर, काफ़ी मज़हबी घराना है। हाफिज़ साहब शाम बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, मोहल्ले में सब बहुत इज्जत करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैम की तरबियत और इखलाक और किरदार भी बहुत बुलंद है। वीर ने सुकून से आंखें मूंदी। दिल में शुबा दोबारा उभरी, और ये तो इसके चेहरे के नूर से ही लगता है कि वो कितनी पाकीज़ा होगी। बुराइयों की दलदल में धंसते वीर को एक पाकीज़ा हमसफ़र की तलाश थी। मज़ाइका खेस। फिर कुछ याद आने पर बेचैन सा होकर आंखें खोली। समी, कहीं रिश्ता वगैरह? नहीं सर, अब तक नहीं हुआ कहीं पर। उसे फिर सुकून आया। सर, एक और खबर है, मगर इस खुशी के मौके पर मैं बताकर आपका मूड हरगिज़ ख़राब नहीं करना चाहता। बरसों बाद समी के चेहरे पर सुकून महसूस करके खबर देने में हिचकिचाया। वीर के चेहरे की तासुरात फ़ौरन खतरनाक हद तक संजीदा हुए। अगर तो खबर इस सूर हैदर नवाब के बारे में है तो फ़ौरन बता दो समी, क्योंकि मैं इसके ख़ानदान की तबाही बर्बादी के सिर्फ मातम पर ही अपनी शादी और खुशियों की शादियाने बचाऊंगा। इसकी आंखों में फिर खून उतरा। वो सर, एक ख़ास ज़रिए से पता चला है कि इसके मुल्तान में होने के चांसेस हैं, बस खुद जाकर कंफर्म करना है। तो करो, जाओ, कल रवाना हो जाना। कंफर्म हो गया तो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना। मैं जल्द से जल्द अपने दिल में लगी इस आग को ठंडा करना चाहता हूँ। इसके बाद ही परिहा से रिश्ता जोड़ूंगा, हर दर्द से, हर तकलीफ से निकल कर। ओके सर। वो कहता चला गया। वीर की आंखें फिर लहूरंग हुईं।
वो लॉन्च में दाखिल हुआ तो रूप सुल्तान और हातिम सुल्तान चाय पीते हुए किसी बात को डिस्कस कर रहे थे। उसे आते देखकर रूप के चेहरे पर मेहरबान सी मुस्कान ने अहाता किया। वो आकर इनकी गोद में सर रख सोफे पर ही लेट गया। क्या बात है मेरा बच्चा, आज कुछ ज़्यादा ही थक गया है? थकना तो था ही ना मॉम, आपकी बहू को जो ढूंढ कर आ रहा हूँ। क्या सच? रूप को बेतहाशा खुशी हुई। हातिम भी सीधे हुए। सच में बरखुरदार, किसकी किस्मत फूटी है? हातिम ने छेड़ा। वीर ने नाराज सा होकर हातिम को देखा तो वो खेका लगाकर हंस पड़े। डैड प्लीज, और ये इतनी खुशी की खबर तुम हमें मुंह लटका कर सुना रहे हो? यार अब तो अपना डिम्पल दिखा दो जिसे देखने को हम बरसों से तरस रहे हैं। इनकी बात पर वीर ने रूप के आंचल से अपना चेहरा कवर कर लिया, जिसका मतलब ये था कि इसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। रूप ने अपना दुपट्टा खींचा। अच्छा बताओ तो सही, कौन है, कहाँ है? हम आज ही रिश्ता लेकर चलते हैं। अभी नहीं मॉम, पहले मुझे ज़रूरी काम से मुल्तान जाना है। हो सकता है परसों तक जाना पड़े, वहाँ से आकर फिर। वीर, इसकी आंखों के बेहद सर तासुरात से हातिम बहुत कुछ समझ गए। इसलिए तनबी करते उसे पुकारा। डैड प्लीज, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। इसने बात ही खत्म की। वीर, छोटे नवाब किधर हैं? कुछ खबर भी है? ये लड़का क्या करता फिर रहा है? कितना आवारा हो गया है इसकी सरगर्म। मॉम, करने दें उसे अपनी लाइफ एंजॉय, फिर बाद में यही सब कुछ करना है उसे। और वैसे भी मेरा मेरा जहाँ भी जाता है मुझे मीर जहाँ भी जाता है मुझे बता कर जाता है। इसकी पल पल की खबर होती है मुझे। वीर, ये बेजा लाड प्यार तुम्हारा उन्हें बिगाड़ रहा है। इधर शाहजे ने निम्रा के नाक पे दम कर रखा है। दोनों ही बस घूमना फिरना, लेट नाइट पार्टीज। इनकी लाइफ स्पॉइल हो रही है किसी एम के बगैर। रूप ने समझाना चाहा। ओ प्लीज़ मॉम, मैं हूँ इनके हिस्से के हर गम फिक्र और परेशानी को झेलने के लिए। मैं इनकी ज़िंदगियों पर किसी गम का साया भी नहीं पड़ने दूंगा। दुनिया में उन्हें जो चीज़ चाहिए होगी वो मैं उन्हें ला कर दूंगा, हर कीमत, हर हाल में, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वीर बस करो, खुदाए दावे मत करो। तुम उन्हें दुनिया की हर चीज़, हर खुशी दे सकते हो, मगर उनकी किस्मत से लड़ नहीं सकते। मॉम, ऐसा करना पड़ा तो वो भी कर जाऊंगा मैं। इसकी आंखों में अजीब सा जुनून और वहशत थी। वो उठकर पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले अपने कमरे की जानिब बढ़ा। रूप ने बेहद फिक्रमंदी से हातिम को देखा तो उन्होंने इशारे से उन्हें तसल्ली दी। आज उसे मॉल जाना था, इसलिए सुबह जल्दी आंख खुली, लेकिन बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो खामोश रही और बुक के बारे में बताया ही नहीं। 10 के 12 बजे थे जब सैयद नाराज से इसके पास किचन में आए। परी, ये क्या बात हुई भला? मेरी गुड़िया ने याद नहीं करवाया कि आज बुक लेने जाना था। अब चलो, अगर आज भी सेल हो गई तो मैं बहुत नाराज़ हो जाऊंगा। लेकिन बाबा, आपकी तबीयत? मैं ठीक हूँ, अब जल्दी करो। आज समी साथ नहीं था। समी होता तो किसी गार्ड्स की जरूरत पेश ही नहीं आती। आज वो नहीं था तो गार्ड साथ थे, मगर आज वो देख रहे थे कि इनका मालिक फजूल ही मॉल में घूमने फिरने जा रहा था। 10 बजे से वो खवार हो रहे थे, मगर वी को किसी पल का करार ना था। आखिर वो एक जगह ठिठक कर खड़ा रहा। पर परिहा बाबा का हाथ थामे मॉल में दाखिल हुआ। जो सफ़ेद लिबास में थी वो मासूम फरिश्ता लग रही थी। वो बुक शॉप की तरफ गई। वो हैरान हुई। सेल्समैन ने खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया। हालांकि वो लेट थी, मगर बुक्स जून की तो शॉप पर मौजूद थी। सेल नहीं हुई। इसकी खूबसूरत ब्राउन आंखों की हैरत कोई पास खड़ा गौर से देख रहा था। इसने डब्बे में पैक बुक पर परिहा को पेश की। इसने पेमेंट करने की कोशिश की, मगर सेल्समैन ने कहा लकी ड्रॉ से इससे आपको गिफ्ट की गई है। अब फिर परिहा हैरान हुई थी और खुश भी। इसकी खुशी किसी ने अपने अंदर उतरती महसूस की। बाबा, मुझे एक और चीज़ लेनी है, प्लीज़ चलें, इसने ज़िद की। चलो मेरी गुड़िया। वो एक ज्वेलरी की शॉप पर आई थी। वीर इनके पीछे ही था। गार्ड हैरान थे। आज सर किस लड़की का पीछा कर रहे थे? अनोखी बात थी। जी मैम, क्या चाहिए आपको? सेल्समैन ने पूछा। मुझे वो झुमके लेने थे, इसने इशारा किया। कल इसने एक नज़र में ही पसंद कर लिए थे और आज अपनी पॉकेट मनी के पैसे लेकर आई थी। कल सेल्समैन से किसी को बताते हुए कीमत भी सुन ली थी, इसलिए मुतमईन थी। सेल्समैन ने झुमके एक बॉक्स में डाले। कितने के हैं? परिहा ने पूछा। 700 मैम। परिहा की आंखें हैरत से फैल गई। अभी कल तो आपने 500 के बताए थे। मैंने तो 5 ही दूंगी। लेकिन मैम, लेकिन कुछ नहीं, देने हैं तो दें, वरना मैं तो चली। पीछे खड़ा वीर इसकी बहस सुन रहा था। यानी कि इतने बड़े बिजनेस टाइकॉन, अरबों के मालिक शाविर सुल्तान, जो कि सारा मॉल खरीद सकता था, इसकी होने वाली बीवी 200 रुपये के लिए बहस कर रही थी। वीर अशश कर उठा। उसे हंसी आई और बेख्तियार मुस्कुरा उठा। गार्ड से शदीद किस्म की हैरत से इसके गाल का डिम्पल देखा, जो उन्होंने पहली मर्तबा देखा था, जिससे वो और ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। वीर का दिल किया वो उसे सारी ज्वेलरी शॉप ही खरीदते। परी, चलो बेटा, छोड़ दो बहस, दे दो जितने वो कहता है।
नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं खरीदना। इसका सख्त मूड ऑफ हुआ, मुंह फुलाकर बोली। इसने बाबा का हाथ थाम और वहां से निकलती चली गई। वीर बहुत कड़वे तेवरों से ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुआ। शाहवीर ने शहर के मशहूर 5 स्टार होटल में अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी दी थी। जब इसकी मुलाकात सानिया से हुई थी। इसकी फ्रेंड थी सोनिया, वो इसकी दोस्त थी। पहले सानिया ने ही इसकी तरह बुरी तरह अट्रैक्ट होते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जिसे इसने खुशदिली से कबूल कर लिया। वो लगता ही किसी प्रिंस चार्मिंग की तरह था। अब भी ब्लैक 2 पीस में नीचे वाइट शर्ट, हल्की बियर्ड, घनी घनी मूछें और मुस्कुराते हुए वो डिम्पल कातिल डिम्पल ऊपर से बेनियाजी शख्सियत का हिस्सा थी। अभी पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले वो धीमा सा मुस्कुरा रहा था। सानिया तो बुरी तरह फिदा हुई थी। इससे दोस्ती की पहल थी और शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो मसरूर सा अपने ऑफिस में था जब फ़ोन की बेल बजी। समी का था। तासुर फ़ौरन बदले। इसने खून आलूद चेहरे के साथ फ़ोन अटेंड किया। बोलो समी, मैं सुन रहा हूँ। सर वो यहीं पर है, समी ने नफरत से कहा। एड्रेस भी निकलवाया और डिटेल्स भी। आगे क्या हुक्म? कुछ नहीं, और फैमिली? बीवी है और 2 बेटियां, बाकी आगे पीछे कोई नहीं। ओके राइट, मैं आ रहा हूँ। तुम कुछ नहीं करोगे? अपने दुश्मन शहमात देने के लिए शाह सुल्तान खुद आ रहा है। ओके सर। समी फौरन रख चुका था, जबकि अब ऑफिस में कोई इंसान नहीं, जैसे हैवान बैठा था। वो भस्म कर देने वाले अंदाज में एयरपोर्ट से निकलकर गाड़ी में बैठा था। ब्लू 3 पीस सन ग्लासेस में जेल से बालों को सेट किए, वजाहत और मर्दानगी का भरपूर शाहकार मगर खतरनाक समी लेने आया था। चेहरे पर बेतहाशा वहशत और हैवानियत थी। एक मर्तबा तो समी भी लरस गया। वो एक झटके से गाड़ी में बैठा। हातिम से वो ज़रूरी डील के लिए बोल कर आया था, मगर वो जहांदीदा थे, समझ गए थे कि इनका बेटा डील नहीं डिलीट करने जा रहा है किसी को। वो पहले भी बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आता रहता था, इसलिए यहाँ भी बहुत बड़ा फार्म हाउस था। जाने पहचाने रास्तों पर चलती गाड़ी वो एक मर्तबा फिर दूर नहीं पहुंचा। वो तीनों लंदन बोर्डिंग से छुट्टी पर आए थे। वो 11 साल का था, शामिर 7 और शाजिर 5 साल का। लंदन में इनकी निगरानी इनकी सगी और शादीशुदा बहन निम्रा करती थी। किसी वजह से इनकी शादी छोटी उम्र में तालीम के दौरान ही कर दी गई थी। मसला भी ये था कि उसे ब्रेन ट्यूमर था। लंदन में मुस्तकिल इलाज और वहाँ रहने के लिए हाकिम ने अपने दोस्त के डॉक्टर बेटे शेरोज से इसकी शादी करके लंदन भेज दिया। कुछ ही अरसे बाद इसका कामयाब ऑपरेशन हुआ। वो सेहतयाब हो गए, मगर अब दोनों में इतनी मोहब्बत पैदा हो चुकी थी कि एक दूसरे के बगैर रहना नामुमकिन था। सो निम्रा लंदन में अपने पिया को प्यारी हो गई। वो सबसे बड़ी थी और अब जल्दी ही मामा भी बनने वाली थी। वो सुल्तान मेंशन दाखिल हुए तो काफ़ी टेंशन का माहौल था। सामने ही इसके पापा हाकिम सुल्तान और चाचा हातिम सुल्तान बैठे थे। इसकी माँ जैब और चची और खाला रू भी बैठी रो रही थी। उन्हें अंदर आता देख उन्होंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उनकी जाने बढ़े। उन्हें सीने से लगाया, बहुत प्यार किया। वीर इनके पास आया। मीर और शाजिर लॉन में झूलों पर खेलने के लिए भाग गए। आप लोग रो क्यों रहे हैं? ज़ैब जल्दी बताएं। देख रहे हैं हाकिम, ये आपका नालायक बेटा शुरू से मुझे आपकी देखा देखी मामा कहने के बजाय ज़ैब कहता है। इससे पूछेंगे ऐसा क्यों करता है? ज़ैब ने इसका ध्यान अपने रोने से हटाने के लिए 1000 मरतबा की कई शिकायत फिर लगाई। और ये मुझे आनी या चाची कहने के बजाय रूप कहता है। रूप ने बुरा सा मुंह बनाया। वो सब हंस दिए। वो ज़ैब के पास ही बैठा था जब बेहद शरारत से इतनी सी उम्र में अपनी माँ के डिम्पल को अकीदत से भूसा दिया। बोला, भला इतनी प्यारी डिम्पल वाली लड़की को भी कोई मामा या चाची बोल सकता है? इसलिए मैं नाम लेता हूँ ताकि किसी को आपकी उम्र का ना पता चले। अच्छा बदमाश, इधर आओ। वीर की सख्ती आई थी। उसे गर्दन पर बेतहाशा गुदगुदी होती थी। अब भी सैफ और रूप इसकी गर्दन पर गुदगुदाने लगी। वो हंस हंस कर लोटपोट हुआ था। वो भागकर इनकी गिरफ्त से निकला। इसकी फुर्ती पर हाकिम और हातिम भी मुस्कुरा उठे। रूप अर्जी किधर है? इसने हातिम के बेटी और अपनी सगी चाचाजाद का नाम लिया। वो तो अभी कॉलेज में है, वो 9th में थी। ओके। इसके कानों में बचपन की खिलखिलाहटें ज़्यादा देर गूंज नहीं पाती थीं। इसके कानों में तो बस दिलखराश चीखें गूंजती थीं, हर पल हर वक्त। वो अभी इन चीखों, अज़ियतों, अज़ाब और दर्द का ही हिसाब लेने चला था, ये जाने बगैर कि खुदा हिकमत इंसान की सोच से बालातर है। वो रहीम है, गफूर और करीम है, दरगुजर करता है, माफ़ कर देता है। दरगुजर और माफ़ करने वालों को पसंद करता है। इसीलिए इस पाक हस्ती से इंसाफ मांगो, बदला मांगो ना बदला, बस रहमत मांगो। वो बचपन में 1000 मरतबा की सीखी हुई ये हकायत भूल गया था कि एक बुजुर्ग ने 100 साल एक पहाड़ पर दुआ में गुजारे। फरिश्ता आता था, वो कहता, मुझे खुदा से इंसाफ चाहिए। फरिश्ता वापस चला जाता। 3 मरतबा ये अमल दोहराया गया। 400 साल के बाद चौथी मरतबा फरिश्ते ने आकर पूछा क्या चाहिए, तो उसने फिर वही कहा, खुदा से मुझे इंसाफ चाहिए। फरिश्ते पर जलाल सा बोला, नादान इंसान, इन 4 सालों में तुम खुदा से इसकी रहमत मांगते तो तुम्हारी झोली भर दी जाती, मगर तुमने इंसाफ मांगा। और अब इंसाफ का तकाजा तो यह है कि ये 400 साल तुमने इस पहाड़ पर गुजारे, बगैर 400 साल ये पहाड़ तुम पर गुजारेगा। ये कहकर फरिश्ता इस पहाड़ पलट देता है।
यही शाबिर सुल्तान के साथ हो रहा था। वो रहमत के बजाय इंसाफ चाहता था, ये जाने बगैर अगर इससे कुछ छीना गया तो इसे बेशुमार अता भी तो किया गया था। दौलत, शोहरत, मकाम, माँ बाप से बढ़कर प्यार करने वाले चाचा चाची, बहन भाई। मगर वो तो इंसाफ और बदला लेने में इतना अंधा हो चुका था कि इन सब नेमतों के बुलाए खुदा के इंसाफ को आवाज़ दे रहा था। और खुदा किस तरह इंसाफ करता है, ये अगर इंसान समझ आता तो नादान ना कहलाता। वो फार्म हाउस पहुंचा, समी से सारी डिटेल्स दी। तो यहाँ छुपा है वो दरिंदा, नॉट बैड, पर हैदर नवाब, तुम पाताल में भी छुपते तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालता। इसने नफरत खाते से तस्वुर में मुखातिब किया। चलो समी, ज़रा इससे अपने पुराने वफादार से तो मिलाएं। मगर सर, आप आराम कर लेते नहीं। आराम मुझे अब अपने इंतकाम के बाद ही आएगा समी। वो गाड़ी में निकले। हम कहाँ जा रहे हैं समी? सर, इस वक्त शाम 5 बजे वो अपनी बेटी की मेडिसिन लेने जाता है हर रोज़ मेडिकल स्टोर पर। वो तंग सी गंदी गलियां और तंग सा इलाका था। एक छोटे से बाजार में मेडिकल स्टोर से कदरे हटकर गाड़ी खड़ी की और वेट करने लगा। गाड़ी के ब्लैक शीशे हर कोई तजस्सुस से देखना चाहता था कि अंदर आखिर कौन है, मगर नजर ना आया। आखिर शाबिर की रगे तनी और खून खवा नजर सामने का नजारा देखा। फराउन आदमी झुके कंधों और हल्की सफ़ेद दाढ़ी मूछों में आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बाजार में दाखिल हुआ। मेडिकल स्टोर पर गया, मेडिसिन ली और नीचे आने लगा तो शाबिर झटके से गाड़ी से बाहर निकला। इत्मीनान से गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। वो पीछे मुड़ा, सामने खड़े इंसान को देखकर यूं रोंगटे खड़े हुए जैसे कि अज़ाज़िल को देख लिया हो। अभी तो मुकाबिल की आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस थे, नहीं तो इनकी वहशत और दरिंदगी देखकर तो नवाब यूं ही फड़क कर मर जाता। वो सर पर भागा, इतना भागा जितना भागा जा सकता था। उसे भागते देख वीर के गाल पर तमजहर उड़ाता डिम्पल नमूदार हुआ। उसे बस अपने दुश्मन के चेहरे पर यही खौफ और वहशत देखना था। इसकी यूं ही हवाइयाँ उड़नी थी, बताना था कि वो बदला लेने लौट आया है। वो सर तासुरात लिए इत्मीनान से वापस लौटा। वो अफ्तां और खेज़ां घर में दाखिल हुआ था। अंदर दाखिल होकर कुंडी लगाई यूं जैसे पीछे मौत ताक़ुब में आ रही हो। शुक्र है इस वक्त फौजिया बेगम घर पर नहीं थी। वो दौड़ कर इसके कमरे में गया। परिहा, वो लौट आया। वो शाविर सुल्तान आ गया बदला लेने। में क्या करूँ, कहाँ छुपाऊँ तुम लोगों को? वो लपक कर इसके करीब और उसकी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। वो जो लागर और बीमार सा वजूद व्हील चेयर पर बैठा था, इसकी भी आंखें सदमे से फैल गईं। बाबा बाबा, वो अपनी पूरी हिम्मत मुजतमा किए बोली। 12 साल से कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा पल नहीं था जब मैंने अपने किए गए गुनाहों की माफ़ी ना मांगी हो। मैं क्या करूँ परी, कैसे कहूँ इससे? मैं अपने किए गए हर गुनाह का खुमियाजा भुगत चुका हूँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा। वो नहीं छोड़ेगा कुछ भी मेरे पास। दुआ करो वो मुझे मार डाले, मगर तुम लोगों तक ना पहुँचे। नवाब की आवाज़ रंजित हुई थी और आंखों में बेपनाह खौफ। व्हील चेयर पर इस बीमार वजूद ने अचानक झटके खाने शुरू कर दिए। परी, परी, क्या हुआ तुम्हें? मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची। नवाब ने जल्दी से इसकी जुबान के नीचे मेडिसिन रखी। मेडिसिन का असर होते ही वो गनूदगी में जाने लगी। इस लागर से वजूद को व्हील चेयर से उठाकर बिस्तर पर लिटा इसके सराहने बैठकर फूट फूट कर रो दिया। समी, 2 दिन का मेरा शेड्यूल काफ़ी टफ है। नज़र रखना इस पर कहीं भाग ना पाए। अपने ही घर में नज़रबंद रहने पर मजबूर कर दो उसे। मैंने ज़रूरी मीटिंग्स अटेंड करनी है। जी सर। इसकी 2 बेटियां हैं। जी सर। एक को उठा लो। परसों जब मैं काम से लौटूँ तो मुझे यहाँ मिलनी चाहिए, समझ रहे हो ना? जो हुक्म सर। ये कहकर भी वहाँ से निकलता चला गया। वो ऑफिस की खिड़की में खड़ा किसी गैर मनाई नुक्ते को घूर रहा था। क्या मैं जो उसकी बेटी के साथ करने जा रहा हूँ वो ठीक है? दिल ने कहा। हाँ बिल्कुल ठीक है। 12 साल से इसी चीज़ का तो इंतज़ार किया है, दिमाग ने कहा। और अगर कल को परी के साथ नई ज़िंदगी शुरू करोगे, तुम्हारे इस हौलनाक माजी के साइज तक पहुँचे, अगर उसे पता चला कि तुम किसी मासूम लड़की के साथ इस कदर हैवानियत कर चुके, तो वो क्या नहीं गुजरेगी, तुम्हें छोड़ देगी। कोई भी लड़की एक हैवान, एक दरिंदे के साथ क्यों रहना चाहेगी? दिल ने आईना दिखाया। नहीं, अव्वल तो उसे पता ही नहीं चलेगा, लेकिन पता लग भी गया तो तुम उसे खुद अपने ख़ानदान पर किए गए मुजालिम की दास्तान सुना देना, वो ज़रूर समझेगी तुम्हें। दिमाग ने जोर दिया। उफ़! इसने अपनी दहकती दर्द से फटती कनपटियाँ सिलाई। हाँ, वो ज़रूर समझेगी मुझे। उसे समझना होगा कि शाबिर सुल्तान की ज़िंदगी कितनी, उसे मेरी ज़ख्मी ज़ख्मी वजूद का मरहम बनना होगा। पूर्व मेरे रूह के उधरने बखिए सीने होंगे। मेरा सिहा, मेरा चारा बनकर बनना होगा। 12 साल से वीर ने इंतकाम की आग को सीने में भड़का रखा था, जो कि अब आग की ज्वालामुखी बन चुकी थी। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा जब उसने अपने जख्म खरोच कर उन्हें ताज़ा न किया हो। वो रोज़ कब्रिस्तान जाता था ताकि हर रोज़ इसकी रूह पर लगे जख्म उधरें और ताज़ा रहें। वो दुनिया तहस नहस करके जलाकर भस्म कर देना चाहता था। शाबिर को खुशियों की दामन से छीनकर इसकी आंखों के सामने इसके खानदान के खून से दास्तान रकम की गई थी। इस तबाही और बर्बादी का वो अकेला ही गवाह था। अपने छोटे लाडले भाइयों तक तो इस आग की जलती दास्तान की हल्की सी आंच भी ना पहुंचने दी थी। वो भस्म कर देने वाला अंदाज में लहू टपकाती आंखें और चेहरा लिए फार्म हाउस दाखिल हुआ। शानदार गाड़ी से बाहर आए, तेजी से सन ग्लासेस उतार कर
अंदर की जानिब बढ़ा। 2 गार्ड्स और समी हाथ बांधे इसके पीछे लपके। वसी और रेडीज लाउंज में कदम रखा, गार्ड्स को हाथ के इशारे से बाहर जाने का कहा। समी काम हुआ और कन्फर्म इसी की बेटी है ना? भारी रोबदार हुक्म भरी आवाज़। जी सर। और कन्फर्म है इसी की बेटी है? घर से ही उठाया समी ने हाथ बांध कर कहा, क्योंकि वीर को ना कहने का मतलब था अपनी चमड़ी उधड़वाना। सर वो अपने ही घर में है, आगे हुक्म करे क्या करना है? समी तुम्हें लगता है मैं इसे इतनी आसान मौत दूंगा? वीर एहतजाया हंसा। फिर वो करो जो उसका बोला है। वीर के चेहरे के तासुरात किसी हैवान में बदले। कहाँ है वो? आपके कमरे के साथ वाले कमरे में सर। ओके। समझदार हो, इस गन के ढेर को मेरे कमरे में नहीं रखना, नहीं तो टुकड़े करके चील कौवों को खिला देता, तुम्हारे भी उसके भी। अब गौर से सुनो, मैं जा रहा हूँ इस कमरे में। थोड़ी देर बाद जब मैं कमरे से निकलूंगा तो इस गलाजत के ढेर को उसी उधरी हुई हालत में बेडशीट में लपेट कर इसके बाप के सहन में फेंक आना। और याद रखना, जब फेंक कर आओगे तो इससे आगे की वीडियो मेरे मोबाइल पर इसी वक्त लाइव चाहिए मुझे। इनकी चीखों की आवाज़ों से मेरे कानों में 12 सालों से गूंजती अर्जी और जैनब की चीखें मासूम होंगी। वो फराउनियत की हर हद पार करता कमरे की जानिब जाने लगा जब समी ने इसे आवाज़ दी। सर मेरी बात सुने। क्या है समी? गेट लॉस्ट, माइंड योर ऑन बिजनेस और मुझे अपना काम करने दो। इसकी वहशी आंखों से लहू टपकने को था। सर प्लीज गेट लॉस्ट। वो शोला बाला तनफन करता इस कमरे की जाने बढ़ा। धार से दरवाज़ा खोलकर लॉक किया। कमरे में मलगचा सा अंधेरा था। वो जो छोटा सा नाजुक वजूद ज़मीन पर बैठा था, जी जान से लरस कर अपने आप में सिमटा। हाथ पीछे की तरफ और पाँव रस्सियों से बंधे गए थे। वो पूरी तरह सिसकी पीछे की जानिब को। कौन है? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? छोड़ दो मुझे खुदा के लिए प्लीज़। वो गिड़गिड़ाई। मैं आग हूँ जो आज तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगा। तुम्हें तुम्हारे बाप का क्या भुगतना है आज सारी रात। नफ़रत से भरपूर सरसराता लहजा। वो इस अनजान शैतान के इरादे जानकर फूट फूट कर रोई थी। वीर ने मुड़कर लाइट ऑन की और इस लड़की की जानिब मुड़ा। वीर के कदमों के नीचे से ज़मीन खिसकी थी और आसमान सर पर टूटा। वो भौचक्का सामने बैठे वजूद को बेयकीनी से घूर रहा था, जैसे यकीन करना चाहता हो कि जो इसकी आंखें देख रही हैं वो क्या सच है। बिल्कुल सामने बंधी हुई दुपट्टे के बगैर, बिखरे बालों और दीगर गदों हालत में कोई और नहीं, वो परिहा थी, इसकी परी परिहा सहित।